फाइल हैंडलिंग का भी हमने एक ही प्रोग्राम किया था, दैट इज रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, और हमने उसको डायरेक्टली मॉनिटर पे प्रिंट करवाया था। बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने उसमें अभी एक किया था कॉल्ड गेट, कि फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा हमने गेट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास आएंगे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास फाइल में डेटा राइट करने के लिए और ऐसी फाइल से डेटा रीड करने के लिए। सो पहले हम बात करते हैं इफ स्ट्रीम के फंक्शंस की, जो उसके अंदर पड़े हुए हैं, जो हमने एक पढ़ा था कॉल्ड गेट, जिसका काम नॉर्मली ये था रिटर्न्स द कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा फ्रॉम अ फाइल। अब और बहुत सारे फंक्शंस है। पहला फंक्शन है टेल जी, जैसे सीक जी और सीक पी, इसका काम था कि कर्सर को पोजीशन करना, कि आपको 4 बाइट आगे या 5 बाइट पीछे जाना है। टेल जी फंक्शन आपको बताएगा कि कर्सर आपका फाइल के अंदर इस समय कौन सी कैरेक्टर पर है, कौन से बाइट पोजीशन पर है। तो जैसे सीक जी आपको आगे मूव करेगा, सीक पी से भी हम राइटिंग बोर्ड में मूव करेंगे, लेकिन ये हमारा टेल जी फंक्शन हमें ये बताएगा कि एग्जैक्टली फाइल के अंदर आपका कर्सर इस समय कौन सी पोजीशन पर पड़ा। सो fin डॉट टेल जी कोई पैरामीटर नहीं। नेक्स्ट वी हैव अनगेट, जैसे गेट फंक्शन का काम था कैरेक्टर को रीड करना। अब फाइल के अंदर देखो क्या होता है, कर्सर होता है, मैंने आपको बताया। जैसे हम डेटा रीड करते हैं, एक कैरेक्टर रीड करते हैं, तो कर्सर आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक कैरेक्टर रीड करते ही कर्सर नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर गया, जंप कर गया, नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर जंप कर गया। अब मैंने नेक्स्ट लोकेशन का कैरेक्टर फाइल से रीड कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अपनी पोजीशन को सिर्फ एक कैरेक्टर बैक लेकर आऊं, वो हम सीक जी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट है कॉल्ड अनगेट, कि जो एक कैरेक्टर अभी अभी आपने रीड किया है वो दोबारा स्ट्रीम से एक कैरेक्टर पीछे हो जाएगा, सो दैट कि अब फिर से आप गेट करोगे तो क्या होगा, वही कैरेक्टर आपको रिपीट हो जाएगा। सो अनगेट का मतलब है जो अभी अभी कैरेक्टर गेट किया था, जिसकी वजह से आपका कर्सर एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गया था, अब आप ये कहना चाह रहे हो अनगेट करो, मतलब रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन आपके कर्सर की पोजीशन को एक क्या बैकवर्ड कर देगा। नाउ पीक फंक्शन, पीक फंक्शन का काम क्या है, देखो अगर मेरा कर्सर फाइल के किसी लोकेशन पर है और मैं उसे रीड करूंगा, तो मुझे नेक्स्ट लोकेशन का डेटा रीड हो जाएगा और कर्सर एक आगे क्या है, जंप हो जाएगा। लेकिन पीक फंक्शन क्या करेगा, आपको नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, मतलब कर्सर कहां पर है उसी पोजीशन पर है, लेकिन ये आपको सिर्फ नेक्स्ट कैरेक्टर, सिर्फ नेक्स्ट, मैं ये नहीं कह सकता उससे कि अगले 3 कैरेक्टर रिटर्न कर दो या अगले 5 कैरेक्टर रिटर्न कर दो, तो बेसिकली ये सिर्फ नेक्स्ट कैरेक्टर ही आपको रिटर्न कर देगा। तो लेकिन कर्सर आपका कहां होगा, करंट पर ही पड़ा होगा। तो जैसे गेट ने क्या किया था, नेक्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर दिया और कर्सर नेक्स्ट पे क्या है, जंप कर गया। पीक नेक्स्ट कैरेक्टर आपको रिटर्न दे देगा, बट वो कर्सर आपका वहीं पर ही होगा, ठीक है ना, कर्सर मूव नहीं करेगा। अब एक कैरेक्टर टाइप का डेटा रीड करने के लिए हमारे पास गेट फंक्शन है। अगर फाइल के अंदर कोई इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उस टाइप का कुछ डेटा पड़ा है, तो हमारे पास क्या है, डबल ग्रेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो चलेगा। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का काम डेटा एक्सट्रैक्ट करना था किसी भी स्ट्रीम से। वो आपकी स्ट्रीम अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वो इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अब हम वो इफ स्ट्रीम से कर लेंगे, इसका मतलब वो डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फाइल से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें में फॉर्मेटिंग है, मतलब अगर मैंने fin डबल ग्रेटर देन a दिया और a का टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब वो इंटीजर कैरेक्टर नेक्स्ट जो इंटीजर अवेलेबल कैरेक्टर होगा उसी को रीड करेगा। ठीक है, इग्नोर पीक की तरह है, पीक ने नेक्स्ट कैरेक्टर आपको दे दिया था, ठीक है ना, लेकिन इग्नोर में हम ये कहेंगे उसे कि नेक्स्ट कैरेक्टर जब तक नहीं मिलता इग्नोर करो। अब इग्नोर में हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम एक कैरेक्टर पास ऑन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पीक इग्नोर स्पेस, तो इसका मतलब है जब तक स्पेस नहीं आता ना, वो सारे कैरेक्टर्स क्या करेगा, इग्नोर करेगा। मतलब कर्सर को नेक्स्ट पे मूव करता रहेगा जब तक उसे क्या नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता। स्पेस को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, आपका कर्सर बाद में होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर सपोज लिख रहा हूँ जॉन स्मिथ, अगर ये नाम लिखा और मैंने हमने यहाँ पर पीक यूज कर दिया fin डॉट इग्नोर,
ठीक है, इग्नोर में हमने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। तो ये जब तक स्पेस नहीं आता तब तक कैरेक्टर्स को इग्नोर करना शुरू कर देगा फ्रॉम द बिगिनिंग या जो करंट लोकेशन है। यानी इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप fin डॉट गेट करोगे तो अगला कैरेक्टर जो आपके सामने गेट होगा वो क्या है, s है। तो जब तक स्पेस नहीं आया उसने सारे कैरेक्टर्स क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, ठीक है ना। और अगला उसके बाद स्पेस आने पर रुक गया और स्पेस भी एक्सट्रैक्ट कर लिया उसने। यानी अगला गेट जो आप करोगे वो गेट किसका होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर का होगा, विच इज व्हाट एस आपके पास क्या है, रिटर्न। नाउ एंड ऑफ फाइल है, दैट इज जो हम नॉर्मली कर रहे थे कि फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करें और उसे कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, EOF के साथ। अब आप कंपैरिजन नहीं करना चाहते तो हम उसे लिख सकते हैं एंड ऑफ फाइल। जैसे मतलब मैं वहां पर लूप लगा सकता हूं, while not fin डॉट एंड ऑफ फाइल, कि जब तक fin की करंट पोजीशन एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं आती तब तक लूप चला। अब लूप अपने आप ही कब तक चलेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक लूप चलेगा, ताकि आप डायरेक्टली क्या करो, fin डॉट गेट और उसे रीड कर दो। जो भी प्रोसेस करना है आप प्रोसेस करते हो। ये हर बारी चेक करेगा कि एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद, जैसे इस एक कैरेक्टर को गेट करने के बाद जब दोबारा आएगा तो फिर यहाँ चेक होगा कि क्या वो एंड ऑफ फाइल था। अगर एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया, मतलब इसके बाद वाला कैरेक्टर क्या है एग्जैक्टली, वो एंड ऑफ फाइल है, तो टर्मिनेट करते हैं। इज ओपन आपको ये बताएगा कि आपने सपोज करो इफ स्ट्रीम के थ्रू फाइल ओपन की, कुछ काम कर रहे थे, बीच में आपने शायद fin को क्लोज भी कर दिया, तो बाद में किसी स्टेज पर अगर आप ये जानना चाहो कि इस समय क्या मेरी फाइल ओपन है, तो fin डॉट इज अंडरस्कोर ओपन से आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि जो फाइल हमने खोली थी ओपन है या शायद मैं बीच में कहीं पर क्या कर चुका हूँ, क्लोज कर चुका हूँ। तो ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि फाइल ओपन है या नहीं है। तो अगर ओपन नहीं है तो आई कैन से कि अगर आपको काम करना है तो फिर से आप उसे क्या करो, ओपन करवा दो। मतलब ओपन में वही फाइल का नाम और ओपनिंग मोड नहीं भी दे रहे तो fin के अंदर मतलब क्या माना जाएगा, इनपुटिंग। सो इज ओपन से हम ये चेक करेंगे कि जो फाइल हमने पहले स्ट्रीम जो हमने पहले ओपन की थी, क्या करंटली वो किसी मोड के लिए ओपन है या फाइल बंद हो चुकी है। ये इफ स्ट्रीम के थे। ऐसे हमारे पास ऑफ स्ट्रीम के मेथड है। सबसे पहला पुट है, फाइल पे एक कैरेक्टर को क्या पुट करेगा। टेल पी, जैसे टेल जी था, ये भी करंट पोजीशन रिटर्न करेगा, फर्क दोनों में सेम है। टेल जी इनपुट मोड की फाइल्स के लिए काम आएगा और टेल पी आउटपुट मोड की फाइल्स के लिए काम आएगा। राइट, इंसर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, फाइल में डेटा राइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या डिफाइन है, ये कैरेक्टर एरे राइट करेगा। पुट ने क्या राइट किया था, एक कैरेक्टर फाइल में राइट कर दिया था, जबकि मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि हम क्या राइट करेंगे, एक स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट अ कैरेक्टर टाइप वांट एक एरे। हम वहां पर उसका साइज डिफाइन करेंगे। सपोज मैं राइट के अंदर पैरामीटर में दूंगा एरे का नाम कॉमा साइज। इस एरे के इतने कैरेक्टर्स मुझे फाइल में राइट करने, कितने राइट करने वो आप डिफाइन करोगे। इसके इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स है जिसके थ्रू मेंशन करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रिंग और कौन सा कितने बाइट्स का डेटा हमें फाइल में राइट करना है। और ऐसे हमारे पास डबल लेस देन, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर था कि फाइल में डेटा राइट करने के लिए। एंड सिमिलर EOF फॉर फाइंडिंग द एंड ऑफ व्हाट फाइल। अब ये तो गया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में डेटा राइट करना। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमें कोई एक वेरिएबल लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये फाइल में राइट नहीं करना होगा। हमारे पास तो सारा काम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। मतलब मेरे वेरिएबल्स, इंटीजर टाइप, नेम, एज या कुछ और भी डेटा, ये शायद क्लासेस के अंदर हो। सो मुझे कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स राइट नहीं करने। मैं एग्जैक्टली क्या राइट करूंगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इटसेल्फ राइट करूंगा, क्योंकि सी प्लस के अकॉर्डिंगली आपका डेटा कहाँ पड़ा होगा, किसी क्लास के अंदर पड़ा होगा, किसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। तो आप नहीं चाहोगे कि मैं एक वेरिएबल, दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल्स राइट करूं। आप चाहोगे कि मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट राइट करूं, जिसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन होंगे वो सारे के सारे एक साथ फाइल में क्या राइट हो जाए। इंस्टेड कि मैं पुट मेथड का यूज करूं एक कैरेक्टर राइट करने के लिए, या राइट मेथड का यूज करूं एक स्ट्रिंग को राइट करने के लिए, या मैं डबल लेस देन ऑपरेटर का, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करूं एक एक वेरिएबल का डेटा राइट करने के लिए। मैं
मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैं डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट का डेटा फाइल में क्या है स्टोर करूँ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच वेरिएबल वन बाय वन, हम चाहेंगे कि पूरा वेरिएबल हमारा ऑब्जेक्ट इटसेल्फ फाइल में राइट हो जाए। हमें इतना पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी पर आता है तो वो कॉन्टिन्यूस आता है, मतलब एरे की तरह, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर था कि जब ऑब्जेक्ट मेमोरी पर आएगा तो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के तीनों या चारों या जितने भी हैं वो सारे कॉन्जिक्यूटिवली मेमोरी में क्या है पड़े हो। तो इंस्टेंस वेरिएबल सारे कॉन्जिक्यूटिवली मेमोरी पर आते हैं, जस्ट लाइक एन एरे, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस केस में हम उसे क्या देंगे, बिकॉज मेरा एक ब्लॉक हो गया देखो मेमोरी का, कि जो मुझे डिफाइन है कि मेरे सारे वेरिएबल्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, व्हाटएवर इट इज, जिस भी फॉर्मेट में जिस भी टाइप के हैं, वो सारे वेरिएबल्स मेमोरी में कहाँ पड़े हैं, एक साथ कॉन्टिन्यूस मेमोरी में पड़े हैं। सो इस समय मैं उसे सिर्फ दो ही चीजें स्पेसिफाई करूंगा, स्टार्टिंग एड्रेस एंड द टोटल स्पेस आई वांट टू राइट इनटू द डेटा। सो मैं उसे डिफाइन करूंगा कि मेरे ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और ये ऑब्जेक्ट ने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। मतलब इस वेरिएबल के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास 4 वेरिएबल है, चारों इंटीजर टाइप के हैं, तो दो के अकॉर्डिंगली उन्होंने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। तो कि मुझे पता है कि अगर 4 वेरिएबल्स हैं, चारों इंटीजर टाइप के हैं, तो मेमोरी में कॉन्जिक्यूटिव आए होंगे। अगर मैं स्टार्टिंग एड्रेस दे दूंगा और डिफाइन कर दूंगा बाइट्स, तो उस एड्रेस के आगे उतने बाइट्स का डेटा वो डायरेक्टली फाइल में क्या करेगा, राइट कर देगा, इंस्टेड कि वो एक एक वेरिएबल को राइट करेगा। सारा ऑब्जेक्ट मतलब पूरा मेमोरी का ब्लॉक ही कहाँ फाइल में राइट कर देगा। और सिमिलर रीड करते हुए भी पूरा ब्लॉक रीड करेंगे और उसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट अपने आप उसे अपने अकॉर्डिंगली पार्टीशन कर लेगा कि मुझे तो पहला इंटीजर चाहिए था 2 बाइट, दूसरा फ्लोट चाहिए था 4 बाइट। आपकी मेमोरी में डेटा, आपने अपनी फाइल में डेटा इसी फॉर्मेट में स्टोर किया था, तो रिट्रीव भी उसी फॉर्मेट में क्या इजीली हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्टली 2 फंक्शन आएंगे, राइट एंड व्हाट, रीड। राइट एंड रीड 2 फंक्शंस आएंगे, टू राइट एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ फाइल एंड रीड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ व्हाट फाइल। फाइल से एक ऑब्जेक्ट रीड और राइट करने के लिए 2 डायरेक्ट फंक्शन आएंगे, राइट एंड व्हाट, रीड। राइट मुझसे क्या मांगेगा, स्टार्टिंग एड्रेस मांगेगा, आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस कि एग्जैक्टली वो बेसिकली क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग एड्रेस हो गया कि मेरा ऑब्जेक्ट C1 था, वो किसे पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी को, जिसमें मेरे सारे इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, डिफाइन। तो मैं क्या दूंगा उसे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अब देखो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट, मैं एड्रेस दूंगा ऑब्जेक्ट। अब बताओ बस, अगर मैंने एड्रेस किसी डेटा क्लास का दिया है तो आपको उसे डेटा टाइप के ही पॉइंटर में क्या डालना पड़ेगा। मतलब फंक्शन जब बनाया गया राइट, तो उसको क्या पता कि यूजर किस नाम से क्लास बनाएगा, ठीक है ना। यूजर डेटा नाम से क्लास बनाता है, इसका मतलब उसका टाइप क्या हो गया, डेटा हो गया। तो मैं क्या डेटा रिसीव करूं, मुझे नहीं पता। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या बनाया गया, एड्रेसेस जो भी हो, किसी भी वेरिएबल का हो, एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा बाइट बाय बाइट होता है। हमें पता है 1 बाइट एट अ टाइम, 4 बाइट का डेटा एलोकेटेड है, तो हम ये नहीं कहेंगे 3.5 बाइट का है या 0.55 के बाइट्स में एलोकेटेड है, वो 1 बाइट के स्पेस में एलोकेटेड होगा। और 1 बाइट में हमारा कैरेक्टर आता है। तो इसीलिए हमने कहा कि डेटा जिस मर्जी टाइप का हो, कैरेक्टर में तो हर चीज कन्वर्ट हो ही सकती है। यानी 43 अगर वो मेमोरी पे पड़ा भी है, ठीक है, 2 बाइट्स के अंदर पड़ा ना, 4 और 3, मतलब आधे बाइट्स में तो कभी कुछ आएगा नहीं। सो जो फंक्शन बनाया गया था राइट, वो बनाया गया था कि वो एड्रेस आपसे लेगा, टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। मतलब मुझे आपसे किसी पॉइंटर का एड्रेस चाहिए, बट उस पॉइंटर में कैरेक्टर टाइप का डेटा पड़ा। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो क्या पड़ा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर मिक्स पड़े, ऑब्जेक्ट मिक्स पड़े हैं डेटा टाइप। लेकिन हमें पता है कि वो जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट की गई है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट के बेसिस पर, वो है तो किस टाइप की, बाइट बाय बाइट है, कैरेक्टर टाइप। इसलिए फंक्शन जो बनाया गया राइट, वो आर्ग्यूमेंट में क्या मांगता है, कैरेक्टर टाइप का एड्रेस मांगता है। अगर आपका एड्रेस किसी और टाइप का है तो आप उसे क्या करोगे, टाइप कास्ट करोगे। सो राइट फंक्शन को कॉल करते हुए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट राइट। हमें क्या पास करना है, एंड ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करना है। एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास एंड ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का एड्रेस निकला, बट जो एड्रेस देना है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में देना है, और ये तो मेरी क्लास का डेटा टाइप का, तो मुझे इसे कैरेक्टर टाइप पॉइंटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
सो मैं इस ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर टाइप पॉइंटर में क्या करूंगा, टाइप कास्टिंग करूंगा। और सेकंड केस में मुझे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देना। अब या तो मैं कैलकुलेट करूं कि ऑब्जेक्ट में कितने इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, उन्होंने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। वहां सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे पता नहीं कि जिस सिस्टम पर, जिस कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा उसका आर्किटेक्चर 64 बिट का है या 32 बिट का है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 या 4 बाइट का बनेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ना, साइज ऑफ, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि इस सिस्टम पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस क्या है ऑक्युपाई कर रखा। तो साइज ऑफ हमें डायरेक्टली बता देगा कि एग्जैक्टली आपके वेरिएबल ने, इस ऑब्जेक्ट ने इस समय इस सिस्टम पर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। उसने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया, इंटीजर 2 ले रहा है, फ्लोट 4 ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं कभी लिखूंगा नहीं यहाँ पर साइज, बिकॉज कल को मैं कोई वेरिएबल बढ़ा भी दूं या वेरिएबल कम भी कर दूं तो उस केस में मुझे ना लिखना पड़े, अपने आप मेरा सिस्टम कैलकुलेट कर। सो यहाँ से राइट फंक्शन से हमने स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, तो फ्रॉम दिस एड्रेस अप टू द साइज ऑफ डेटा डायरेक्टली फाइल में क्या है, राइट हो। अब उसमें चाहे इंटीजर आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, हमें नहीं पता, हमने तो एक पीस मेमोरी का डायरेक्टली फाइल में क्या है, राइट करवाना। अब राइट के रिवर्स में क्या आएगा, रीड है। बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग एड्रेस एंड व्हाट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वर्किंग सिर्फ उल्टी है कि हम ये कहेंगे कि अब राइट में हमने डिफाइन किया फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस अप टू द साइज ऑफ डेटा फाइल में राइट होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इतने बाइट्स ऑफ डेटा फाइल से डायरेक्टली रीड होगा और उसे हम इस ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उल्टा हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इतने बाइट्स का डेटा फाइल से रीड करो और उस बाइट का डेटा को डायरेक्टली कहां डाल दो, इस ऑब्जेक्ट में क्या है, स्टोर करो। ठीक है ना। तो फाइल से इतने बाइट्स का डेटा रीड हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो रीड जो डेटा हुआ वो पहला इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था या क्या था, इसलिए मैंने उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में डाल दिया ताकि ऑब्जेक्ट अपने आप उसे उसके अकॉर्डिंगली क्या डिवाइड कर लेगा, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। क्लियर हुआ। ये दो फंक्शन, राइट एंड व्हाट, रीड। पहले लास्ट टॉपिक है हमारे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर, टेक्स्ट वर्सेस बाइनरी मोड। फाइल्स को जब हम ओपन करते हैं तो फाइल जो अभी तक हमने ओपनिंग मोड यूज किए, इन, आउट, एपीपी, ये सारे टेक्स्ट मोड के। हम फाइल को बाइनरी मोड में भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मोड था कॉल्ड बाइनरी। हर किसी मोड के साथ हम बाइनरी को ऐड कर देंगे। मतलब मैं अगर iOS राइट कर रहा था तो iOS मैंने APP यूज किया, APP सिंगल और ऑपरेटर, आई कैन राइट iOS व्हाट, बाइनरी। तो हर अपने मोड के साथ बाइनरी मोड लगा दूंगा तो वो फाइल बाइनरी मोड में ओपन हो जाएगी। ना टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड। सबसे पहला डिफरेंस जो है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में हर चीज एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट ही जाएगी। मतलब अगर नंबर भी स्टोर कर रहे हो 1 2 3 4, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में एक वैल्यू पड़ी थी 1 2 3 4, बट जब आप इस नंबर को टेक्स्ट मोड में फाइल में स्टोर करोगे तो ये एज अ 4 कैरेक्टर्स जाएंगे, यानी ये 2 बाइट ऑक्युपाई नहीं करेगा। फाइल में आपका 4 बाइट एज अ 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि फाइल में एज अ 4 डिफरेंट क्या कैरेक्टर्स आएंगे। सो अगर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करता हूँ, इन केस अगर मैंने डाल दिया 23.34, तो ये 5 कैरेक्टर जाएंगे, 23.34। हर चीज, हर डेटा फाइल के अंदर किस मोड में जाएगा, टेक्स्ट मोड में जाएगा। टेक्स्ट मोड में स्पेस भी बढ़ गया, और टेक्स्ट मोड के अपने एडवांटेज भी है, क्योंकि फाइल अगर टेक्स्ट मोड में जाएगी तो आप फाइल रीडेबल है, मतलब आप उस फाइल को नोटपैड में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बाइनरी मोड में क्या होता है, डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, मतलब आपके एक्चुअल फॉर्मेट में 2 बाइट का है या 4 बाइट का है, उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा क्या है, स्टोर होगा। ठीक है ना। तो बाइट स्पेस बचता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एज अ कैरेक्टर जा रहा है, यहाँ सब एज अ बाइनरी फॉर्मेट में उनके एक्चुअल साइज और टाइप के फॉर्मेट में क्या यूज होगा। सेकंड डिफरेंस है हाउ द न्यू लाइन इज व्हाट स्टोर्ड, हाउ द न्यू लाइन इज स्टोर्ड। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं न्यू लाइन किस तरह से स्टोर की जाएगी। नॉर्मली न्यू लाइन 2 स्पेशल कैरेक्टर से बनती है, /r एंड /f टेक्स्ट मोड के अंदर। ये इन्हें हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। शायद हमने एक पढ़ा भी हो, शायद /n था, /n दैट इज फॉर व्हाट, न्यू लाइन।
तो स्लैश एन इज फॉर व्हाट, न्यू लाइन। अब न्यू लाइन नॉर्मली बनती कैसे है, स्लैश आर और स्लैश एफ से होती। स्लैश आर का मतलब होता है, स्लैश एफ की पहले बात करो तो वी कॉल इट एज फॉर्म फीड। फॉर्म फीड मतलब एक तरह से प्रिंटर के पेपर को मूव करना। और फॉर्म फीड का मतलब है मॉनिटर पे कर्सर अगर आपका यहां पर पड़ा है सपोज करो, और अगर मैं स्लैश एफ करता हूं तो वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, बट कर्सर कहां होगा, नेक्स्ट लाइन के उसी पोजीशन पर होगा, यहां पर। तो फॉर्म फीड से नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गया, लेकिन जो कॉलम था वो वही रहा। सो रो चेंज होगी, रो इज नेक्स्ट बट द कॉलम वो वही था, वो वहीं पर रहा। जबकि स्लैश आर की अगर बात करें, स्लैश आर दैट इज टू द मूव टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, बिगिनिंग ऑफ लाइन। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर कर्सर पड़ा हुआ है जेडी के बाद और मैं स्लैश आर अगर लगाता तो कर्सर डायरेक्टली कहां आता, इसी लाइन के बिगिनिंग पर आ जाता, ताकि कुछ और अगर मैं राइट करूंगा तो इसके ऊपर राइट होगा, ओवर राइट होता रहेगा। दैट इज स्लैश आर। और दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा, स्लैश आर बिगिनिंग पर लेकर आ रहा है और फॉर्म फीड आपको कहां लेके जा रहा है, नेक्स्ट। अगर यहां पर बात कर रहे हैं तो फॉर्म फीड मुझे नेक्स्ट पर लेकर आया था और स्लैश आर मुझे बिगिनिंग पर ले आएगा, तो दोनों से क्या बन जाएगी, न्यू लाइन बन जाएगी। सो कैरेक्टर मोड में लाइन इन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेकर बनाई जाती है। जब आप स्लैश एन न्यू लाइन लगाते हो, इसका मतलब स्लैश आर और स्लैश एफ था, और आप क्या यूज कर रहे थे, हमने सी प्लस में एंडल यूज किया था, एंड लाइन। तो इन तीनों का मतलब एक ही बात है। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम हमें आती है कि ये 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा, तो टेक्स्ट मोड में न्यू लाइन 4 बाइट्स में जाएगा। लेकिन हमारा जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे मेरी ये फाइल अपने कंप्यूटर में सेव की है, तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जब मैंने यहाँ लाइन के बाद एंटर दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने न्यू लाइन अपने पास स्टोर की होगी। न्यू लाइन का भी एक कैरेक्टर है, उसने भी अपने पास स्टोर किया होगा। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स ये सब है, ये सब न्यू लाइन को 2 बाइट देते हैं। सो न्यू लाइन को एग्जैक्टली 2 बाइट मिलता है, लेकिन हमारा टेक्स्ट मोड उसे क्या देगा, 4 बाइट दे रहा है। यानी टेक्स्ट मोड की वही फाइल जब मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने के लिए कहूंगा तो वो स्लैश आर को अपना न्यू लाइन मानेगा, स्लैश एफ को पता नहीं क्या माने। मतलब फाइल की रीडिंग का डिस्पेरेंसी आ गई कि राइट तो स्लैश आर और एफ से हो गया, बट जब रीड करने जा रहे हैं तो स्लैश आर इज व्हाट, न्यू लाइन, स्लैश एफ पता नहीं क्या है, तो कुछ और नया कैरेक्टर बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो। तो टेक्स्ट मोड में यही प्रॉब्लम है कि जो फाइल हम बना रहे हैं दैट इज नॉट कंपैटिबल विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा प्रॉब्लम ये आएगी ना कि जब फाइल बन तो गई, बट रीड करते हुए अपने प्रोग्रामिंग से रीड कर रहे हो अगर आप, और रीड करते हुए भी आपने टेक्स्ट मोड लगा रखा है, तब तो कोई इश्यू है ही नहीं। राइटिंग में भी टेक्स्ट मोड था, रीडिंग में भी टेक्स्ट मोड है, डजंट मैटर। बट राइटिंग में टेक्स्ट मोड था, रीडिंग में नहीं है, या फाइल कहीं और बनाई थी, अब उसे रीडिंग में रीड कर रहा हूं टेक्स्ट मोड में, तो देन इट मे कॉज एन इशू। जबकि बाइनरी मोड न्यू लाइन को स्लैश आर से ही स्टोर करता है, 2 बाइटियों को देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल क्या बनेगी, आपकी फाइल बनेगी। ठीक है। और थर्ड हमारा था हाउ द एंड ऑफ फाइल इज डिटेक्टेड। फाइल खत्म होगी, इसका पता आपको हमें कैसे पता लगता है, मतलब टेक्स्ट मोड में कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा फाइल से डेटा रीड करते हुए कि फाइल का एंड आ गया। हमने कहा था वो एक स्पेशल कैरेक्टर ढूंढता है विच इज कॉल्ड EUF। What is EUF? Is a special character within a sky code of what 26। वो हमेशा फाइल के लास्ट में पड़ा होता है। जैसे मैं वो रीड करूंगा, मैं मान लूंगा कि वो एक फाइल है, मतलब एंड आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपकी फाइल में वो कैरेक्टर आपने मैन्युअली बीच में ऐसे ही कुछ स्टोर करने के लिए डाला हो, मतलब एक कैरेक्टर विद अ स्पेशल कोड ऑफ व्हाट 26 फाइल के बीच में ही कहीं वैसे ही पड़ा हो, तो टेक्स्ट मोड तो क्या मानेगा, उसी को अपना एंड मान लेगा और प्रोग्राम वहीं पे क्या है, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि टेक्स्ट मोड के लिए वो क्या ढूंढ रहा है, फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हुए वो स्पेशल कैरेक्टर जिसका अस्काई कोड 26 है, वो उसको सर्च कर रहा है। अगर वो उसे मिल गया, उसे उसने वहीं पर क्या करना है, टर्मिनेट कर देना। ठीक है ना, जबकि बाइनरी मोड क्या करेगा, बाइनरी मोड कैलकुलेट करता है फाइल की टोटल साइज, की फाइल 40 बाइट्स की, और टेल जी से निकालता रहेगा फाइल की करंट पोजीशन, कि फाइल की करंट पोजीशन क्या है, फाइल की करंट पोजीशन 10 है और साइज 20 बाइट था, तो जब तक ये दोनों मैच नहीं करते फाइल का एंड नहीं है। तो यहां पर चेक होगा फाइल की करंट लोकेशन क्या है एंड फाइल की साइज क्या है।
ये दोनों मैच कर जाएंगे, देन वी से द एंड ऑफ फाइल इज व्हाट डिटेक्टेड, अदरवाइज नहीं हो। क्लियर हुआ? तो ये ट्रू एंड ऑफ फाइल यहाँ पर निकल रहा है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप अपने प्रोग्राम्स में अगर कोई नई फाइल बनाने जा रहे हो तो उससे बाइनरी मोड यूज करो। उसके लिए हमें कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं करना था, हमें सिर्फ अपनी फाइल के मोड्स के आगे क्या लगाना है, बाइनरी ऐड करना। क्लियर हुआ ये टॉपिक? यस सर। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये फाइल हैंडलिंग थी। तो कल हमने प्रोग्राम बनाया था कि यूजर से फाइल का नाम इनपुट कर रहे हैं और उस फाइल के कंटेंट मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं। हमने रीडिंग देखी। अब मैं राइटिंग दिखा रहा हूं। पहले तो सिंपल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं फाइल कॉपी का। फाइल कॉपी मतलब हम यूजर से दो फाइल नेम पूछेंगे, एक हमारा सोर्स और एक हमारा क्या है, टारगेट। हम सोर्स फाइल जो भी यूजर दे रहा है उससे डेटा रीड करेंगे और टारगेट फाइल में उसका कंटेंट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मतलब एक नई फाइल और बनाएंगे जिसमें सोर्स का डेटा कॉपी हो। इंटीजर टाइप सबसे पहले तुम यूजर से फाइल नेम पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी सोर्स फाइल आ गई साइज ऑफ 20, देन मेरे पास टारगेट फाइल आ गई साइज ऑफ 20, फाइल का नेम। सबसे पहले हमने सोर्स फाइल को पूछा, एंटर सोर्स फाइल, देन सीन सोर्स। फिर हमने यूजर से टारगेट फाइल पूछी, एंटर टारगेट फाइल, टारगेट फाइल। अब एक एक करके दोनों फाइल्स को हम ओपन करेंगे। सोर्स फाइल जहां से डेटा रीड करना है उसको इफ स्ट्रीम में ओपन करेंगे, इफ स्ट्रीम fn। वी हैव सोर्स फाइल, बाय डिफॉल्ट iOS in है, तो हम कुछ ना भी राइट करें तो भी चलेगा। हम यहाँ चेक लगाएंगे इफ fn इक्वल्स टू व्हाट, नल, मतलब यूजर ने जो फाइल दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो सोर्स फाइल मेमोरी पर लोड नहीं हो पाए। fn इक्वल्स टू व्हाट, नल आता है, तो यूजर को मैसेज देते हैं नो सोर्स फाइल एग्जिस्ट, और यहीं से प्रोग्राम एग्जिस्ट। आगे प्रोग्राम चलाने नहीं, क्योंकि सोर्स का डेटा टारगेट में कॉपी करना था। अगर सोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो टारगेट के यूज नहीं। अब टारगेट फाइल जिसे ऑफ स्ट्रीम, तो ऑफ स्ट्रीम एफ आउट, वी हैव टारगेट फाइल। टारगेट फाइल बाय डिफॉल्ट आउट मोड में है, अगर आप नहीं लिखते तो इसका मतलब राइटिंग मोड में अपने आप फाइल खोल ही दे। हम यहाँ पर भी ये कंडीशन लगाएंगे इफ एफ आउट इक्वल्स टू व्हाट, नल। अब वैसे तो इस कंडीशन की क्या जरूरत है, एफ आउट ने अगर टारगेट फाइल मिल गई और टारगेट फाइल नहीं मिली, दोनों केसेस में फाइल नई क्रिएट कर देगा। नई फाइल क्रिएट होगी, मेमोरी पर आ गई, तो एफ आउट नल होने का चांस ही नहीं। एफ आउट नल होने का चांस सिर्फ एक ही है। सपोज आप कहते हो कि मुझे एक फाइल, टारगेट फाइल जो बनानी है ए, सपोज ए नाम से मैं टारगेट फाइल बनाना चाहता हूं, उस नाम से फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो एफ आउट क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। लेकिन जो फाइल पहले से पड़ी हुई है वो रीड ओनली मोड में, आपने बना रखी है अपने कंप्यूटर में कोई फाइल जो कि रीड ओनली मोड में थी, इसका मतलब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, उसको ओवरराइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फाइल क्या है, रीड ओनली। तो ऐसे केस में एफ आउट क्या रिटर्न करेगा, नल, बिकॉज मेरे लिए तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं उसको डिलीट करके नहीं बनाऊंगा, मैं डिलीट ही नहीं कर पा रहा उसे, तो मैं एरर दे दूं। या कई ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी इशू होता है कि अगर आपने अपने फोल्डर में ए नाम से डायरेक्टरी बना रखी है तो ए नाम से क्या बनेगी, फाइल नहीं बन सकती। तो उसी नाम से डायरेक्टरी, उसी नाम से फाइल आपके कंप्यूटर में उस डायरेक्टरी के अंदर तो नहीं बन सकती। इसका मतलब इन दैट केस भी वो फाइल नहीं बना पा। सो एफ आउट में नल तभी आएगा किसी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपकी फाइल क्रिएट नहीं हो पा रही, तो हम मैसेज देंगे सी आउट अनेबल टू क्रिएट टारगेट, टारगेट फाइल नहीं बन पा रही। यहाँ पर भी हम प्रोग्राम बंद करेंगे
लेकिन हम फाइल खोल चुके थे एफिन वाली, तो एफिन को एक बारी पहले बंद कर देते हैं और प्रोग्राम एग्जिट कर देते हैं। भाई रीडिंग वाली फाइल तो हमने खोली नहीं थी, टारगेट नहीं खुल रहा तो काम तो होगा नहीं, तो रीडिंग वाली फाइल को बंद करते हैं और प्रोग्राम एग्जिट कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्रोग्राम आया है इसका मतलब सब कुछ मिल गया था। सो एफिन डॉट सीक जी, तो पहले तो कर्सर बिगिनिंग पर लेकर आओ, वाइल आप वो लूप भी लगा सकते हो, वाइल एफिन डॉट लिव, और एल्स वाइल 1 वाला लूप भी आपका चल ही रहा था। कैर सी इक्वल्स टू एफिन डॉट गेट, यहाँ हमने क्या लगाया था, इफ सी इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, तो लूप को क्या करना है, ब्रेक करना है। आपको फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल डालने की जरूरत नहीं है, आप फाइल बंद करोगे एंड ऑफ फाइल अपने आप डल जाएगा। हमें तो सिर्फ जो अभी अभी कैरेक्टर गेट हुआ है जो कि एंड ऑफ फाइल नहीं है, सिर्फ उसी को राइट करेंगे। तो fout.put एंड व्हाट सी, जो कैरेक्टर हमने अभी अभी फाइल से गेट किया एज इट इज एफिन से गेट किया, fout में क्या कर दिया, राइट कर दिया। दोनों को प्रॉपरली क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। दोनों फाइल स्ट्रीम्स को प्रॉपरली क्या है, बंद करवा। ठीक है, तो प्रोग्राम का काम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक फाइल से डेटा रीड करना और दूसरी फाइल में डेटा राइट करना। तो प्रोग्राम मुझसे सोर्स फाइल पूछेगा, सपोज मैं यही फाइल का नाम देता हूँ, इस फाइल का नाम है files.cpp, और मैंने कहा एक नई फाइल बना दो, न्यू फाइल डॉट व्हाट cpp। प्रोग्राम का आउटपुट कुछ नहीं, क्योंकि इस फाइल का डेटा इस फाइल में क्या कॉपी हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू फाइल डॉट cpp को खोलूं, सेम प्रोग्राम पढ़ा, दोनों फाइल्स में सेम प्रोग्राम पढ़ा। क्लियर हो गया फाइल कॉपी का, एक फाइल से डेटा। सर एक बार नीचे लेके आना, वो स्क्रीन मिस हो गई थी। कौन से वाले? अब आ गई है, तो 1 मिनट इस पे ही रखना सर। तो इस प्रोग्राम ने हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल से डेटा गेट किया और दूसरी फाइल में डेटा राइट कर दिया। अब ये राइट मैं पुट से करूं और एल्स मेरे पास fout डबल लेस देन सी, मॉनिटर पे राइट करने के बजाय fout में क्या है, राइट हो जाएगा, मतलब फाइल में राइट हो जाएगा। तो पुट सी लगाऊं, पुट सी लगाऊं या fout सी लगाऊं, क्योंकि दोनों तरीके से एक स्ट्रीम फाइल में क्या होगी, राइट होगी, एक वेरिएबल फाइल में क्या होगा, राइट होगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। अब मैं एक ऑब्जेक्ट का डेटा फाइल में राइट करता हूं। देखो यहां देखना, हमने टेक्स्ट मोड में फाइल खोली थी, टेक्स्ट मैटर फाइल में राइट करवाया था, सारा एक कैरेक्टर था, तो चाहे बाइनरी में कर दूं फर्क नहीं पड़ेगा।